हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी उत्सव पाठमाला में दी गई एकांकी कलिंग विजय पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कलिंग विजय इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। यहाँ हम पाठ को एकांकी विधा या वन एक्ट प्ले के रूप में पढ़ेंगे। इस एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने और भी प्रसिद्ध एकांकियाँ लिखी हैं। पहली उनकी एकांकी है कोणार्क, दूसरी रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा और अन्य। बच्चों, हम अपने पाठ के शीर्षक के बारे में जान लें। कलिंग, जो आज का ओडिशा प्रदेश है। प्राचीन काल में इस प्रदेश को कलिंग राज्य के नाम से जानते थे। ओडिशा के अलावा और भी कुछ प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, झारखंड का प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा संभवतः इस राज्य में शामिल था। हमारे देश के पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे एक तटीय राज्य के रूप में यह एक बड़ा ही समृद्ध और शक्तिशाली प्रदेश था। मौर्य सम्राटों के लिए यह राज्य एक चुनौती बना हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था। अशोक के पिता बिंदुसार ने भी कलिंग राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था, परंतु ये सम्राट नहीं सफल हो पाए थे। अंततः कलिंग को विजय करके और मौर्य साम्राज्य में मिलाने का काम अशोक ने किया। परंतु कलिंग विजय अशोक के जीवन की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। अशोक, जो अब तक कलिंग विजय से पहले एक क्रूर और हिंसक अशोक के रूप में जाना जाता था, वही अशोक युद्ध की विभीषिका, मतलब भीषण नरसंहार, सड़ते हुए सैनिकों के शव, घायलों की तड़प और पीड़ा, बच्चे एवं बूढ़े तथा महिलाओं की चित्कार और रुदन, इस दृश्य को देखने के बाद अशोक को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। उसने देखा तो उसका हृदय विजय की खुशी से चमत्कृत नहीं हुआ, बल्कि और भी अशांत और विचलित हो उठा। अशोक ने जब पलक उठाकर देखा तो शायद उसे युद्ध की विभीषिका अच्छी तरह से समझ में आ गई। शायद इसके पहले युद्ध के भीषण परिणाम से वह परिचित नहीं हो पाया था। अशोक अब सोचने लगा कि शासन करने के लिए तो लोग ही नहीं बचे हैं जिन पर मैं शासन करूंगा। सिर्फ बच्चे, बूढ़े, विकलांग, स्त्रियां, यही बच्चे हैं। और उसे यह भी महसूस हुआ कि अब मेरा कोई शत्रु और प्रतिद्वंदी भी नहीं बचा है, क्योंकि अभी अपने सभी प्रतिद्वंदियों को नष्ट करके ही अशोक
मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था और उसका राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था। उत्तर में गांधार से लेकर दक्षिण में केरल तक, पूर्व में आसाम, आज का पुराने समय में कामाख्या से लेकर के या कामरूप से लेकर, और गुजरात में सौराष्ट्र तक लगभग समूचा उपमहाद्वीप एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो चुका था। परंतु कलिंग विजय के बाद जो पीड़ा, जो अशांति, जो विचलन अशोक ने महसूस किया, उसके बाद उसके युद्ध करने की लिप्सा समाप्त हो गई। उसने युद्ध न करने का निश्चय किया, शस्त्रों का त्याग कर दिया और अब उसने निश्चय किया कि युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि हृदय विजय करके वह विजयी सम्राट बनेगा। इस तरह अशोक एक दयालु और उदार अशोक बन गया, प्रजा का सच्चा सेवक और संरक्षक बन गया। उसने मानव धर्म का प्रचार करने के लिए निश्चय किया। और बच्चों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि अशोक ने आत्मचेतना जागृत होने के बाद अपनी महत्वाकांक्षा को बदल दिया और महामानव बनने का आरंभ किया। सदियों तक के लिए भारत में एक महान सम्राट का मिसाल बन गया, परंतु उसे शांति कहाँ मिली? अशोक जो अब शांति की तलाश में लग गया, उसे बौद्ध भिक्षुओं के पास शांति मिली और गौतम बुद्ध के संदेशों से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे अपने आगे का मार्ग मिला। इस तरह से अशोक का परिचय प्राप्त करने के बाद हम इस एकांकी में दिए गए विभिन्न पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे मुख्य पात्र शीर्ष पर स्थित पात्र अशोक हैं, जो एकांकी में सम्राट हैं, और ऐसे भी अशोक सम्राट थे। दूसरी पात्र, महिला पात्र रेखा, जो अशोक के महाअमात्य राधागुप्त की पुत्री थी एवं अशोक की प्रेयसी थी। नंदिनी दूसरी महिला पात्र हैं, जो रेखा की दासी हैं। तीसरी महिला पात्र गायिका, जो कलिंग की राजकुमारी थी। स्थान के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, ये स्थान कलिंग की राजधानी, कलिंग विजय के बाद कलिंग की राजधानी में एक भवन में सारा दृश्य दिखाया जा रहा है, और समय जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी किस समय को दर्शाता है, इतिहास के किन वर्षों में जाकर हम इस पूरी घटना का अध्ययन कर रहे हैं। तो यह समय है 261 ईस्वी पूर्व
261 ईस्वी पूर्व का मतलब भी बच्चों आप जान लीजिए, ईस्वी कैलेंडर के शुरू होने से 261 वर्ष पूर्व। और आज इस ईस्वी कैलेंडर शुरू हुए 2020 में हम चल रहे हैं, तो अगर पूरे समय को हम जोड़ लें तो 2020 और 261 को प्लस कर देते हैं उसमें, क्योंकि ईस्वी से भी पहले 261 वर्ष पूर्व की घटना है, तो कुल मिलाकर 2281 वर्ष पूर्व की घटना हम पढ़ रहे हैं। कलिंग विजय प्राप्त कर लेने के बाद दूसरे दिन संध्या के समय एक बैठक होती है, जिसमें अशोक अपनी प्रेयसी रेखा के साथ कलिंग के एक भवन में बैठा है। रेखा के साथ उसकी दासी नंदिनी भी है, और कहा जाता है, या जैसा कुछ कहानी में हम देख रहे हैं, कि कलिंग की राजकुमारी जो गायिका के रूप में अशोक को युद्ध की विभीषिका और गौतम बुद्ध के संदेश अपने गायन के माध्यम से देना चाहती हैं, और इस तरह से अशोक का पथ प्रदर्शन करना चाहती हैं, मार्गदर्शन करना चाहती हैं, जिससे कि अशोक की जो क्रूरता और हिंसा की भावना है वह दयालुता और उदारता में बदल जाए। इतने बड़े नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो सके, और कहा जाता है कि शायद एक तो कलिंग युद्ध की विभीषिका ने, और दूसरे कलिंग की राजकुमारी, उनका नाम कहा जाता है पद्मा नाम था, उनके गायन और गायन में दिए गए संदेश ने शायद अशोक का हृदय परिवर्तन किया। अशोक के मन में जो विचलन हो रहा था, जो अशांति हो रही थी, जो व्याकुलता थी, वो शांत हुई, और अशोक ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो हम उस दृश्य को, जो घटना है कलिंग विजय के बाद की, उसे एकांकी के माध्यम से पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह अशोक अपने संताप के बारे में अपनी प्रेयसी रेखा से बात करता है, और गायिका किस तरह से अपने गायन के माध्यम से अशोक को अपने संदेश देती है। तो बच्चों, प्रस्तुत है एकांकी। भवन अच्छी तरह सजा हुआ है। एक बड़ी सी चौकी दीवार से लगी हुई रखी है, उस पर सुंदर कालीन और तोशक रखे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की है। एक मोढ़ा रखा हुआ है, उस पर कई उपादान, मतलब सजावट की वस्तुएं, उपादान का मतलब होता है सजावट की वस्तुएं रखी हुई हैं। धूपदान तिपाई पर रखे हुए हैं, और दूसरी तिपाइयों पर दीपक जल रहे हैं, जिससे दीपक का प्रकाश भवन के अंदर हो रहा है। भवन मतलब यहाँ पर कमरे से मंदिर है, कमरे से मतलब है। और आगे देखते हैं, नंदिनी सभी वस्तुएं जो बिखरी हुई थी उन्हें ठीक करके रख रही हैं, और बीच बीच में वो दासी हैं, इसलिए वो वस्तुओं का जो अस्त व्यस्त बिखरी हुई वस्तुएं रही होंगी उनको वो सजा कर रख रही हैं। और बीच बीच में गायिका जो उनके साथ है उससे वो बात करती जा रही हैं। नंदिनी बात कर रही है गायिका से, और गायिका उत्सुकता से प्रश्नों की झड़ी लगा रही है। मतलब नंदिनी से बहुत से प्रश्न पूछकर वो अपने जिज्ञासा की शांति चाहती हैं। पूछती हैं, आगे हम
पात्रों के माध्यम से पाठ को पढ़ेंगे। गायिका गायिका बोलती है, तो सम्राट अभी यहीं आएंगे? नंदिनी, हाँ। गायिका पुनः पूछती है, मैं उनसे नहीं मिल सकती? नंदिनी, गायिकाओं के लिए स्थान नियत है बराबर वाले कक्ष में, तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा। नंदिनी जवाब देती है कि गायिका सम्राट के बराबर में नहीं बैठेंगी, सम्राट जहां बैठे हैं उसके बराबर में, यानी उसके बगल वाले कक्ष में गायिका को बैठकर गाना गाना होगा। उनके लिए स्थान नियत है, मतलब निश्चित है। गायिका के लिए स्थान निश्चित रखा गया है। पुनः गायिका पूछती है, और सम्राट यहां बैठकर सुनेंगे? बड़ी अनहोनी सी बात है, संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होता। गायिका पुनः पूछती है कि सम्राट यहां बैठकर सुनेंगे और गायिका अलग बगल के कक्ष में बैठकर गाना सुनाएगी, यह तो बड़ी अनहोनी सी बात है, मतलब यह ठीक बात नहीं है। गायिका संगीत सुनाएगी तो केवल उसके स्वर सुनाई पड़ेंगे, और संगीत में केवल स्वर नहीं होता है, गायिका का व्यक्तित्व भी तो होता है, उसका ओज भी तो होता है। तो गायिका बाईं ओर प्रस्थान करती है, क्योंकि उसका कमरा जो बगल का कक्ष था, मुख्य कक्ष जहां अशोक को बैठना था या सम्राट को बैठना था अपनी प्रेयसी रेखा के साथ, उसके ठीक बगल के कमरे में बाईं तरफ वो कमरा था। तो गायिका बाईं तरफ कमरे में प्रस्थान करती है, और नंदिनी चूंकि वो दासी थी तो एक तरफ खड़ी हो जाती है। सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से आते हैं। नंदिनी चूंकि दासी थी इसलिए वह झुककर उन्हें प्रणाम करके प्रस्थान करती है, वहां से चली जाती है। अब सम्राट और रेखा आपस में बात कर रहे हैं। सम्राट कहते हैं, और रेखा जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? उसके अंतिम शब्द थे, चंडाशोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। बच्चों, सम्राट अपने मन का पश्चाताप या उद्गार रेखा से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कलिंग के राजकुमार उपेंद्र के मुंह से अंतिम समय में अंतिम शब्द सुना था अपने लिए, चंडाशोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। अशोक को उपेंद्र ने चंडाशोक कहा है। संभवतः कलिंग युद्ध तक अशोक को उसकी प्रचंडता को देखते हुए, उसके युद्ध लिप्सा को देखते हुए लोग अशोक न कहकर चंडाशोक कहते थे। और उपेंद्र, कलिंग का राजकुमार, कहता है अंतिम समय में अशोक से कि एक दिन जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते हो तुम उनके दास बन जाओगे। क्यों? शायद उपेंद्र को यह विश्वास था कि कलिंग राज्य विजय करने के बाद अब जो बची हुई महिलाएं और उसकी बहन राजकुमारी पद्मा हैं, वे अवश्य अशोक का हृदय परिवर्तन कराएंगी, क्योंकि अब अशोक का कोई दुश्मन, कोई बचा नहीं था, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जिसको कि अशोक को विजय करना था। तो अब इतनी विभीषिका के बाद शायद उसे आत्मविश्वास था कि उसकी जो बहन राजकुमारी पद्मा हैं, वो अपने ज्ञान से, अपने शांति संदेश से अशोक का हृदय परिवर्तन कर सकेंगी, और अंततः फिर उन्हें राजकुमारी का दास बनना पड़ेगा।
रेखा फिर कहती हैं, अशोक को शांति देते हुए, हिम्मत बंधाते हुए, इतनी हिम्मत? और फिर उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या है सम्राट? आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास हो सकेंगे? रेखा जो अशोक की प्रेयसी है, वह अशोक को सांत्वना देते समय कहती है कि उपेंद्र की इतनी हिम्मत थी, उसने आपको इस तरह से कहा कि तुम एक दिन अपने शत्रुओं के दास बनोगे, तो आपके शत्रु बचे ही कौन हैं जिसके आप दास हो सकेंगे? अतः उपेंद्र के शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अशोक बड़ा ही क्लांत हो रहा था, विकल हो रहा था और अपने ही चिंतन में डूबा हुआ था, और रेखा की ये बातें सुनकर मानो जग गया, और जागकर फिर वह बोलता है कि ठीक कहा रेखा तुमने, मेरा अब शत्रु है ही कौन? अर्थात अब अशोक भी समझ रहा है कि उसका कोई शत्रु शेष नहीं बचा, सभी शत्रुओं को उसने निःशेष कर दिया, समाप्त कर दिया है। और मौर्य साम्राज्य को गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से सौराष्ट्र तक, सारा भारतवर्ष आज चंडाशोक से कांपता है। आंख की किरकिरी की तरह खटकने वाला कलिंग भी अब मेरी हथेली में है। यह उद्गार अशोक का है बच्चों। अशोक कहता है कि अब मेरा कोई शत्रु नहीं है। गांधार आज का अफगानिस्तान, केरल आप जानते हैं मतलब उत्तर से दक्षिण तक, कामाख्या आज का आसाम, और सौराष्ट्र आज का गुजरात, सारा भारतवर्ष, समूचा भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। और समूचा भारतवर्ष, समूचा भारतीय उपमहाद्वीप चंडाशोक के भय से, प्रताप से कांप रहा था। आंख की किरकिरी कौन था? कलिंग राज्य, और वह भी जीत लिया गया था। तो बच्चों आप जानते हैं आंख की किरकिरी का मतलब होता है आंख में जब कोई छोटा सा धूल कण भी पड़ जाए, धूल का छोटा भी कण जब आंख में पड़ जाए तो बहुत तकलीफ देता है। तो मौर्य सम्राटों के लिए कलिंग राज्य आंख की किरकिरी बना हुआ था, उनकी आंख में खटक रहा था। आपने सुना होगा कि वो तिनका कबहु न डारिए जो पाइंतर होए। छोटा सा तिनका भी हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम छोटा नहीं समझ सकते हैं। अगर वो हमारे पैर के नीचे पड़ा है तो और हम सोचें ये इसे तो हम कुचल देंगे, लेकिन हवा के साथ उड़कर वह अगर हमारी आँखों में पड़ जाए तो हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। हम अपने अगल बगल आसपास देख नहीं सकते हैं। तो कबहू कोड़ आँखें न पड़े और पीर घनेरी होए, आपने ये दोहा पढ़ा होगा। तो तिनका की तरह से कलिंग मौर्य सम्राटों को खटक रहा था, और इसने इतने बड़े महायुद्ध के बाद, जिसे मौर्य सम्राट तिनका समझ रहे थे, वो बहुत बड़े महायुद्ध के बाद वह मौर्य साम्राज्य का बन सका, यानी मौर्य साम्राज्य में शामिल हो सका। तो बच्चों आगे का पाठ हम पढ़ते हैं। हथेली में होने का मतलब भी आप जान लीजिए। हथेली में होने का मतलब अब उनके करगत होना, हथेली में आ जाना, मतलब अब उनके राज्य में वो शामिल, मौर्य साम्राज्य में कलिंग राज्य शामिल हो चुका था। रेखा पुनः कहती हैं, तो उपेंद्र के सारे संबंधी नष्ट हो गए सम्राट। रेखा सम्राट से पूछती,
कि उपेंद्र, राजकुमार उपेंद्र, जो कलिंग के राजकुमार हैं, क्या उनके सारे संबंधी भी नष्ट हो गए? अब कोई बचा नहीं राज्य में, परिवार में? अशोक उत्तर देते हैं बैठते हुए, हाँ, सिवा उसकी बहन के। कलिंग की राजकुमारी अभी तक अशोक की नजर से परे हैं। फिर हंसता है, सुना है वह तो कभी की बौद्ध भिक्षुणी हो गई। अशोक कहता है कि उपेंद्र की बहन राजकुमारी अभी बची हैं। शिवा मतलब उपेंद्र के अतिरिक्त। अब सिर्फ शिवा मतलब सिर्फ उपेंद्र की बहन राजकुमारी पद्मा संभवतः बची हुई हैं, लेकिन वो अशोक की नजरों से परे है, नजरों से दूर है, अशोक के सामने अभी तक नहीं आई हैं। और कुछ लोगों ने शायद अशोक को बताया कि वह बौद्ध भिक्षुणी हो गई हैं। बच्चों, इस बात के लिए कई ऐतिहासिक विभिन्नताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी और राजमहल की स्त्रियां भी शस्त्र लेकर अंत में राजमहल के दरवाजे पर खड़ी थीं। जब अशोक ने राजमहल में प्रवेश किया तो इन महिलाओं ने, राजकुमारी, उनकी सखियों ने युद्ध करने के लिए तलवारें खींच ली, लेकिन अशोक, जो कि महिलाओं से युद्ध करना उचित नहीं समझता था, उसने युद्ध करने से, महिलाओं के साथ युद्ध करने से मना कर दिया और कहते हैं कि उसने अपनी तलवार फेंक दी। तो शायद अशोक को यह नहीं पता था कि राजकुमारी बौद्ध भिक्षुणी हो गई, या जो युद्ध करने आई थी वो भी राजकुमारी पद्मा थी। लेकिन अशोक के हृदय में कोहराम मचा हुआ था, कोहरा सा भी छाया था, मतलब एक अंधकार सा उसके हृदय में, उसकी आंखों में छाया था। रह रहकर उपेंद्र के अंतिम शब्द कानों में गूंज उठते हैं। रह रहकर सहस्रों कैदियों का चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच जाता है। रह रहकर वीत शोक के निर्वासन का दृश्य याद आ जाता है। रेखा, मैं अपने आप को भूलने आया, कोई गायिका नहीं है। तो बच्चों, फिर समझते हैं इस पैराग्राफ का मतलब। अशोक जो कहते हैं, अशोक ने यह निश्चिंतता जाहिर की कि शायद राजकुमारी पद्मा भी, या कलिंग की राजकुमारी तो बौद्ध भिक्षुणी हो गई, वो उनकी आंख के सामने नहीं आई। इस तरह से अब कोई नहीं बचा है कलिंग राज्य में भी। लेकिन उनके हृदय में कोहरा सा, अंधकार सा छाया हुआ है। कोई प्रकाश, कोई शांति नहीं मिल रही है जिससे कि वो अपने आप को सांत्वना दे सकें। और रह रहकर राजकुमार उपेंद्र के अंतिम शब्द उनकी कानों में गूंजते हैं कि, क्या शब्द गूंजते हैं? कि आप अपने हारे हुए लोगों के भी दास बन जाएंगे। शत्रुओं के, जिन्हें आपने हरा दिया है, उन शत्रुओं के भी दास बनेंगे। उन्हें चिंता है कि मुझे किसका दास बनना है। बहुत सारे कैदी, सहस्रों, हजारों कैदी जो कैद खाने में बंद थे, उनका भी चित्र अशोक की आंखों के सामने आता है। जो उसके, अशोक के दुश्मन रहे होंगे, जिन्हें मारने के बाद, जिन्हें मार दिया और मारने के बाद जो बचे हुए लोग होंगे, जो मारने के बाद बचे हुए दुश्मन होंगे, उन्हें अशोक ने कैद कर दिया था। उन कैदियों के चित्र भी अशोक की आंखों के सामने
खिंच रहे थे। और बच्चों, कहा जाता है कि अशोक के लगभग 101 भाई थे और उसने अपने सभी भाइयों का वध कर दिया था, सिर्फ एक स्वयं अशोक और एक उसका सगा भाई था तिष्य। तिष्य नाम था उसके अपने सगे भाई का, क्योंकि बाकी जो भाई थे जिनका 100 भाइयों का उसने वध किया था, 99 भाइयों का जो वध किया था उसने, वे उसके सौतेले भाई थे। और तिष्य को ही वीतशोक नाम से भी जाना जाता है। वीतशोक का संभवतः अशोक ने अपने सगे भाई का निर्वासन कर दिया था, मैंने राज्य से निकाल दिया था। वह दृश्य भी उसकी आंखों में पश्चाताप बनकर उभरता है। बच्चों, कहा जाता है कि वीतशोक संभवतः जीवित था और बौद्ध भिक्षु बन गया। कहीं पर उल्लेख आता है कि वीतशोक उसके अशोक के राज्य में महाअमात्य या सैनिक सेनापति के रूप में काम कर रहा था। तो चूंकि हम बहुत पुराने इतिहास से संबंधित घटना को, या जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमारे देश का जो पुराना प्राचीन इतिहास है वह बहुत ही संगठित रूप में हमें नहीं मिलता है, और तमाम साक्ष्य पुस्तकें जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गईं, अशोक के शिलालेख और स्तंभों पर लिखे गए लेख हमें मौर्य काल के इतिहास को जानने में मदद करते हैं। भ्रमण पर आए हुए चीनी यात्री, यूनानी यात्रियों के उल्लेख से भी हमें प्राचीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पर जैसा कि आप पढ़ चुके हैं ना कि इतिहास जब कई लोग लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी बातों को लेकर के डिफरेंसेस, बहुत सारी बातों को लेकर के अंतर आ जाता है। तो इस तरह से कुछ बातें आपस में टैली नहीं करती हैं, और जो हमारे पास इतिहास है उसी आधार पर हम चीज़ों को संगठित करके पढ़ते हैं। तो भाई को, सभी भाई तो मारे गए थे जो सौतेले थे, लेकिन अपने सगे भाई का भी अशोक ने निर्वासन कर दिया था, उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। ये उसे कलिंग राज्य में बैठे बैठे विजय के बाद यह दृश्य भी उसे पीड़ा पहुंचा रहा था, पश्चाताप हो रहा था उसे। और फिर अपने प्रेयसी रेखा से अशोक कहता है कि मैं अपने आप को भूलने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तक जो कुछ भी हुआ हमारे जीवन में वो सब कुछ हमें भूल जाए। पुनः थोड़ा रुक करके वह कहता है, कोई गायिका नहीं है जो अपने गायन से हमारे मन को शीतलता प्रदान करे। युद्ध के बाद शांति और शीतलता पाने की अशोक की इच्छा उसे गायिका की याद दिला रही है। नंदिनी, जो रेखा की दासी है, बोलती है, जी वह तो आप ही आ गई, मैंने गायिका आ चुकी है अपना गायन सुनाने के लिए। रेखा कहती है, उससे कहो कि सम्राट उसका गाना सुनेंगे। नंदिनी जाती है और बाएं कक्ष में बैठी हुई गायिका से गाना सुनाने के लिए कहती है, और बाएं नेपथ्य से बाईं ओर के माने कक्ष जिसमें पर्दा गिरा हुआ था, नेपथ्य माने पर्दा या पीछे की ओर से अत्यंत सुरीले स्वर में गाना शुरू होता है। तो बच्चों, जो गीत शुरू हो रहा है उस गीत को पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ समझेंगे।
आपको पता होगा कि ये गीत यही राजकुमारी पद्मा नेपथ्य से बैठकर गा रही हैं और अपने गीत से वे सम्राट अशोक को क्या संदेश देना चाहती हैं, ये आप गीत के माध्यम से जानेंगे। अमल तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी, सजल पवन परस बिटप मरमर ध्वनि जागरी, पुलक रोम पलक चपल गतिमय कल गात गात, नवल सरित युवती चली सजल शिला पात पात, पिघल पिघल हिमगिरी और बहता बनबागरी, अमल तरल मधुर चपल प्यार की सुरागरी। अशोक इस गीत को आत्मविभोर होकर सुनता है। क्या गीत में कहा गया? गायिका प्रेम का संदेश देती है। प्रेम कोई व्यक्तिगत नहीं, प्रेम का गुण जो किसी व्यक्ति के हृदय में समस्त मानव मात्र के लिए, समस्त जीव मात्र के लिए होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का संदेश है एक दूसरे से प्रेम करना। गायिका कहती है अमल। अमल का मतलब जो पवित्र हो, मल से अलग हो, पवित्र, तरल, द्रवित हो जाने वाला, मधुर, चपल, चंचल, प्यार का सुरागरी। सुराग माने रहस्य। प्रेम का रहस्य कैसा है, यानी प्रेम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? पवित्र, अमल, तरल, पवित्र, द्रवित कर देने वाला, मधुर और चंचल। ये 4 लक्षण हैं प्रेम के। प्रेम का 4 लक्षण या रहस्य है। यह व्यक्ति को पवित्र, व्यक्ति की भावना को पवित्र, तरल या सरल बना देता है, मधुर बना देता है, और उसकी भावनाएं क्रूर ना होकर के चंचल सी होती हैं, चपल। दूसरी लाइन है सजल पवन परस बिटप मरमर ध्वनि जागरी। जब बिटप यानी वृक्ष, बिटप का मतलब होता है बच्चों वृक्ष, वृक्ष की डालियों को जब सजल पवन की या सजल पवन के झोंके, परस माने स्पर्श करते हैं, वृक्ष की डालियों को जब सजल पवन के झोंके स्पर्श करते हैं, वर्षा होने के बाद पवन के झोंके, हवा का बहाव कैसा हो जाता है? सजल, आर्द्रता युक्त। तो वृक्ष की डालियां या वृक्ष की डालियों को जब सजल पवन के झोंके, आर्द्रता युक्त पवन के झोंके स्पर्श करते हैं, परस मतलब स्पर्श करते हैं, तो डालियां आपस में मरमर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। आप देखते होंगे कि हवा जब चलती है तो पेड़ों की डालियां आपस में चरमर ध्वनि करती हैं। उसी को कहा जा रहा है कि हवा जब जलयुक्त हो जाती है, हवा की झोंके जब वर्षा के कण से युक्त हो जाते हैं, तो वो जब पेड़ों की डालियों को छूते हैं तो पेड़ों की डालियां आपस में प्रसन्नता से मरमर की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और पुलक रोम, प्रेम में रोम पुलकित होने लगता है। रोम मतलब
मानव शरीर की दृष्टि से देखें तो मनुष्य के शरीर पर जो रोए हैं वो जब हम हर्षित होते हैं, हमारे मन में कोई भावना उठती है तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको रोमावली कहते हैं या पुलकित होना कहते हैं। मन में प्रसन्नता होने पर शरीर के बाहर हमारी त्वचा पर जो रोए हैं वो भी मानो एक तरह से अपनी भावनाओं को दिखाने लगते हैं। ये रोंगटे खड़े होने लगते हैं। इसी को कहते हैं रोमांचित होना। तो प्रेम करने वाला व्यक्ति रोमांचित होने लगता है। उसके रोंगटे उसके अंदर की प्रेम की भावना को प्रकट करते हैं। और पलक चपल, पलकें कैसी हो जाती हैं? आँख की पलकें भी चपल हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं। जिस पलकों का उठना और गिरना प्रेम में व्यक्ति इतना विह्वल हो जाता है कि उसकी पलकें भी उठती और गिरती हैं। गतिमय कलगात गात, और इसी तरह से प्रकृति का प्रत्येक हिस्सा, पेड़ पौधे, मनुष्य सब गतिमय हो जाते हैं। और कलकल ध्वनि, नदी जब कहते हैं कि पहाड़ों से जब नीचे की ओर उतरती है तो यहाँ पर कल से मतलब छोटी नदियाँ, जो पहाड़ों से, झरने जो पहाड़ों से निकलते हैं, तो वो कलकल ध्वनि करते हुए गतिमान होते हैं। और नवल सरित युवती चली, और जब ये नई सरिता पहाड़ों से नीचे की ओर उतरती है तो ऐसा लगता है कि कोई नई युवती, नव युवती चली जा रही है। और प्रकृति में जो आसपास की नदी जहाँ से निकलती है वहाँ की जो शिलाएं हैं, जो चट्टानें हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं, वो सब कैसी उठती हैं? सजल, वो जल से भीग जाती हैं। पिघल पिघल हिमगिरी, हिमगिरी मतलब पर्वत। हिमगिरी माने हिम का पर्वत, जहाँ पर हिम जमा हो उसका उर, हिमगिरी उर, पिघल पिघल। पर्वतों पर बसा हुआ, हिमालय कहना ठीक नहीं होगा, हिमगिरी उर। हिमगिरी माने पर्वत, बर्फ, पहाड़ों पर जो बर्फ जमी रहती है वह इस तरह से पिघल पिघल कर बाहर पिघल पिघल कर नदी के रूप में बाहर आता है। लगता है कि मनुष्य जिस व्यक्ति को अगर किसी से प्रेम होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है, तो उसका हृदय जो हिम की तरह से जमा होता है, हिम की तरह से ठोस होता है, वह प्रेम में द्रवित होकर पिघल पिघल कर बाहर उसकी भावनाएं निकलती हैं और प्राणी मात्र के प्रति वह उदार बन जाता है। यह संदेश राजकुमारी अशोक को देना चाहती है कि अगर किसी का हृदय हिम के समान ठोस हो, चट्टानी हो, चट्टान की तरह से सख्त हो, तो अगर उसके अंदर प्रेम भाव आ जाए तो वह हिम, जैसे हिमगिर से हिम पिघल पिघल कर जल के रूप में नीचे आता है, नदी के रूप में नीचे आता है, वैसे ही मनुष्य के हृदय से भी प्रेम की भावना निकलती है द्रवित होकर, और वह दूसरों पर द्रवित होती है। दूसरों को प्रेम और उदारता के भाव से देखता है मनुष्य, क्योंकि हिमगिर से निकली हुई सरिता नवयुवती की तरह से चलती हुई शिला, चट्टानों को, पत्तियों को भिंगाती हुई वन और बाग तक पहुंचती है। और फिर वह कहती है कि प्रेम कैसा होता है? प्रेम बड़ा ही पवित्र, सरल, मधुर और चंचल होता है, जो सबके प्रति मनुष्य को उदार बना देता है। अशोक विभोर होकर के इस गीत को सुनता है और सहसा यह गीत बंद हो जाती है। सहसा यह गीत बंद हो जाता है तो बच्चों आगे और अशोक फिर पुनः कहता है, वह मानो
गीत को सुन करके वह स्वप्न में खो जाता है और कहता है कि कितना सुंदर, कितना मधुर यह गीत था। मैं एक बात सोचता हूँ कि इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच ही एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला न समाता हो। अशोक ये बात अपने प्रेयसी रेखा से कहता है कि गायिका जो ये गीत मधुर गा रही है, उसका गीत बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मधुर है और आनंद देने वाला है, मन को शांति देने वाला है। और निश्चित रूप से गीत गाने वाले का हृदय कैसा होगा? हर्ष से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। क्या उषा और संध्या की किरणों को छूकर जो चिड़िया बरबस गा उठती है, वे सभी सुखी हैं? अशोक पूछता है कि चिड़िया सुबह उषा काल, जब सूर्य निकलने को होता है, आसमान लाल होने लगता है, उस समय को उषा काल कहते हैं। और शाम को जब सूर्य डूबने लगता है, आसमान फिर पश्चिम में लाल हो जाता है, उसे संध्या काल कहते हैं। और दोनों ही समय सुबह चिड़िया सोकर उठकर आवाज़ चूं चूं करती है और शाम को वह अपने बसेरे की तरफ लौटती रहती है, तो भी वो चूं चूं करती हुई, गाती हुई, मानो वो गाती हुई फिर अपने बसेरे की ओर लौट जाती है। तो अशोक कहता है कि उषा और संध्या की किरणों को छूकर जो चिड़िया बरबस गा उठती है, उस उषा काल में और संध्या काल में चिड़िया बरबस ही उसके मुंह से गीत, चूं चूं की आवाज़, यानी उसके गीत फूट उठते हैं। वैसे ही यह गीत जैसे लग रहा है कि चिड़िया अपने पवित्र भाव से उषा काल और संध्या काल में गाने वाली चिड़िया की तरह से यह गायिका अपने गीत गा रही है। कौन जाने रेखा उसके सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छिपा हो, कौन जाने। फिर वह कहता है कि यह सुंदर और प्रेमपूर्ण प्रेम गीत गाने वाली गायिका का हृदय कहीं अंदर से पीड़ित और जर्जर तो नहीं है, मतलब उसके हृदय में कोई बहुत बड़ा शोक और संताप तो नहीं भरा है। कौन जानता है इस सच को, लेकिन जो बाहर से उसने गीत गाया वह बड़ा ही मन को शांति देने वाला और मधुर गीत है। तो यहीं पे गाने का स्वर रुक जाता है, नेपथ्य गिर जाता है और पुनः कुछ देर के बाद गीत आरंभ होता है। अगले गीत के बारे में बच्चों हम फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं समझती हूँ कि पाठ आपको समझ में आया होगा। आगे का वीडियो हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में दूसरे दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।